जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो आर्मी की, आपका सपना है टीआर आर्मी में जाने का, तो आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं टीआर आर्मी जो क्लास है आपके लिए चल रही है स्पेशली। तो साइंस की क्लास है जिसमें हम 3 क्लास जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। क्लास नंबर 4 आज की आपके लिए रहने वाली है। इसमें हम 150 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब ये जो बचे क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपको पता है कि 3000 प्लस क्वेश्चन की हमारी सीरीज रहेगी, जिसमें मेरा टारगेट रहेगा 3000 प्लस आपको क्वेश्चन कराने का। वैसे क्वेश्चन जो रहेगी वो आपको 50-50 क्वेश्चन की क्लास आपको डेली मिलेगी, और ये क्लास आपकी रहेगी 20 से 22 मिनट की क्लास रहेगी, जिसमें कि मैं हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिया है जो कि सीधा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ से आप देख रहे हो तो आप इससे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो डिफेंस से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन आप लगा सकते हो। यहाँ तक कि आप नोट सेट में जा रहे हो तो बिल्कुल आप नोट सेट की तैयारी कर रहे हो तो भी लगा सकते हो। नर्सिंग असिस्टेंट में कोई भी आप आरआरबी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो भी आप, एसएससी में नर्सिंग की वैकेंसी आती है उसकी तैयारी कर रहे हो तो भी आप ये क्लास लगा सकते हो, क्योंकि हर एक जहाँ पे साइंस का पोर्शन पूछा जाता है तो ये क्लास उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो चलो दोस्तों, वीडियो में बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पाचन एंजाइम कहाँ पर बनते हैं। तो दोस्तों, सारी चीज़ें मैं आपको, जैसे कि पता है कि मैं आपको सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन करनी होती है वो मैं करता हूँ, जो चीज़ें एक्सप्लेन करने की नहीं होती है वो डायरेक्टली मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि पाचक एंजाइम कहाँ पर बनते हैं, तो ये आपको बताना है कहाँ पर बनते हैं। अग्नाशय में बनते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं ज़रूर बताऊँगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर बनती है। तो लाल रक्त कणिकाएं आपसे पूछा है तो कहाँ पर बनती है, ये बनती है अस्थि मज्जा के अंदर। तो यहाँ से जैसे आपसे पूछा है लाल रक्त कणिकाएं, तो आपने एकदम बता दिया कि कहाँ पर बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है। अगर आपसे पूछा जाए WBC प्लेटलेट्स जो है वो कहाँ पर बनती है, तो वो आप बताना चाहिए, तो आप कहाँ बताओगे वो कहाँ बनती है। अगर पूछा जाए WBC और आपसे प्लेटलेट्स के बारे में पूछा जाए, प्लेटलेट्स के बारे में पूछा जाए तो ये कहाँ पर हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर, ये पीला अस्थि मज्जा। क्या हो जाएगा, पीला अस्थि मज्जा, पीला अस्थि मज्जा हो जाएगा। ठीक है भाई, पीला अस्थि मज्जा हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये आप चीज़ें याद रखते हुए चलोगे। और रुद्र के बारे में आपको सारी चीज़ें बताई हो, जैसे यहाँ पे आ जाती है तो ब्लड से रिलेटेड आती है, तो ब्लड जो है, ब्लड का जो अध्ययन है वो हेमाटोलॉजी कहलाता है। और जो रुधिर का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, ये रखना है याद आपको। और इसका निर्माण आपको पता चल गया कि कहाँ पर होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। और रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है, ये याद रखना है आपको, यही इंपॉर्टेंट है, रखने याद। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है फिर आपकी स्क्रीन पे। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो वो होता है 120/80 mmHg होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है। तो तंत्रिका तंत्र का सबसे मुख्य अंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मस्तिष्क। सारा रिलेटेड क्या है, वो मस्तिष्क से रिलेटेड है। और मस्तिष्क के बारे में आपको मैं बहुत अच्छे से समझाया है कि मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, जिसमें हम बात करें तो अग्र मस्तिष्क होता है, एक होता है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, और इनके अंदर भी पार्ट डिवाइड होते हैं, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि किसका क्या काम होता है मस्तिष्क का। जो अग्र मस्तिष्क है भाई, उसके क्या भाग होते हैं, उसके 3 पार्ट होती है, 3 पार्ट। जो पश्चिम मस्तिष्क है उसके भी भाई 3 पार्ट होते हैं, मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, ये तो मैं लिखवा चुका हूँ, सिर्फ आपको बताऊंगा। अगर मस्तिष्क में नंबर 1 पे आता है आपका सेरेब्रम, उसके बाद फिर आता है आपका थैलेमस, फिर उसके बाद आता है आपका हाइपोथैलेमस, ये अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट। उसके बाद आता है फिर पश्च मस्तिष्क, जिसमें होता है सबसे पहले सेरेबेलम। दूसरे नंबर पर आता है मेड्यूला ओब्लंगाटा। तीसरे नंबर पर आता है पोन्स। ठीक है, ये मैं आपको पहले से ही करा चुका हूँ, तो ये मैं आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ डिटेल से। चलिए उसके बाद आता है फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्किन पे, त्वचा की जो बाहरी परत होती है वो क्या कहलाती है। जो त्वचा होती है, हमारी स्किन है, उसकी जो बाहरी जो है ना, बाहरी जो परत है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं भाई, उसको एपिडर्मिस बोला जाता है, बाहरी जो परत है उसको बोला जाता है एपिडर्मिस। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। तो भाई ये होती है 206। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन गलत हो सकता है, अगर आप थोड़ा क्वेश्चन को जल्दबाजी में ले सकते हो तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। यहाँ पे नवजात शिशु का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओ कितनी होती है, लगभग सबको पता होगा। ठीक है, उसके बाद
थोड़ा सा यहाँ पे जब हम हड्डियों की बात कर ही रहे तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। जब यहाँ पे आ गई आपकी बात, तो सबसे पहले आप मुझे क्वेश्चन बताओगे यहाँ पे जो पूछा जाता है, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? खोपड़ी में हड्डियों की संख्या लिख लेना भाई, ठीक है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है करा देता हूँ साथ साथ में, कितनी होती है भाई बताना। कोई भाई अगर बताना चाहता है तो बिल्कुल एकदम। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 29 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे पसलियों की संख्या आपसे पूछा जाए तो पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो पसलियों की संख्या कितनी होती है, या अस्थियाँ लिखा सकता है इसकी जगह, तो ये क्वेश्चन बनता है। तो कितनी हो जाएगी भाई? 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी पूछा जाए आपसे, रीढ़ की हड्डी के बारे में पूछा जाए तो आप क्या आंसर दोगे? रीढ़ की हड्डी पूछा जाए तो कितनी होती है उसमें भाई रीढ़ की हड्डी में? तो ये हो जाएगी 26। कितनी हो जाएगी भाई? 26 हो जाएगी, 26। अगर आपसे पूछा जाए टोटल हाथ और पैर की कितनी हड्डियाँ होती है टोटल, ठीक है, तो आप कितनी बताओगे? कुल हड्डी वैसे आपकी जो होती है वो 80 होती है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सारी मिला के कितनी होती है? वो होती है 126, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें हम बात करेंगे पौधों में भोजन का जो संचय है वो किस रूप में होता है? पौधों में भोजन का जो संचय है वो किस रूप में होता है भाई? ये होता है आपका स्टार्च के रूप में होता है। किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। CO2 हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन है अमोनिया का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। NH3 हो जाएगा अमोनिया। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बल किस प्रकार की राशि है? बल जो है एक सदिश राशि है। वेग भी भाई एक सदिश राशि है, वेग भी। विस्थापन भी भाई एक सदिश राशि है, विस्थापन ये भी एक सदिश राशि है। कोणीय वेग भी भाई एक सदिश राशि है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना ये भी चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन है फिर आपकी स्क्रीन पे, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे द्रव्यमान। द्रव्यमान किस प्रकार की जो राशि है? द्रव्यमान हो जाएगा आपका जो है वो अदिश राशि हो जाएगा। इससे पहले जो क्लास ली थी मैंने साइंस की, जिसमें मैं फिजिक्स के बारे में बात करी थी, तो मैंने सदिश अदिश राशि आपको करा दी है। तो भाई जो अभी क्लास नहीं ली है तो फिजिक्स वाली क्लास आप ले लेना, अभी मैंने अपलोड की है। तो उसके बाद भाई अगला क्वेश्चन है, तो ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य क्यों माना जाता है? ऊर्जा का स्रोत सूर्य क्यों माना जाता है? क्योंकि भाई वो क्या करता है, वो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन के कारण जो है उसको सूर्य को जो है वो ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इससे हमें क्या होता है? विटामिन डी भी मिलता है। क्या मिलता है? इससे हमें विटामिन डी भी मिलता है भाई, ठीक है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही मतलब बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी किस प्रकार की ऊर्जा देती है? जो बैटरी होती है वो किस प्रकार की ऊर्जा देती है? वो रासायनिक ऊर्जा देती है। बैटरी का जो काम होता है वो रासायनिक ऊर्जा देना होता है। अगला क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बल्ब किस ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है? जो बल्ब होता है वही प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। तभी तो चांदना होता है, रोशनी होती है, तो वो विद्युत में बदल देता है उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सबसे हल्की धातु पूछा गया है, लिथियम सबसे हल्की धातु हो जाएगी, ठीक है। सबसे हल्की धातु की बात करें वो लिथियम हो जाएगी, और सबसे हल्का तत्व की बात करें तो वो सीएम हो जाएगा। मैंने आपको बताया भी है पहले चीज़ें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या कहता है? भाई विद्युत मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये है भाई फ्लेमिंग का बाया हाथ का नियम, इस पर आधारित है। फ्लेमिंग का जो बाया हाथ का नियम है ये उससे रिलेटेड हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जनरेटर का सिद्धांत। जनरेटर का सिद्धांत क्या है? तो जनरेटर का सिद्धांत आपसे पूछा है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड हो जाएगा। किससे रिलेटेड हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का आकार कैसा होता है? ये डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि डीएनए की द्वि कुंडली, ठीक है, संकल्पना आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? वो द्वि डबल हेलिक्स हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो जब बात डीएनए की आती है तो डीएनए की जब बात आती है तो डीएनए के बारे में पढ़ना भाई ज़रूरी है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए के बारे में यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि डीएनए के बारे में यहाँ थोड़ा सा पढ़ती है डीएनए के बारे में। तो सबसे नंबर 1 पे हम इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जानेंगे कि डीएनए की जो खोज की थी वो की थी फ्रेडरिक मिसर ने की थी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रेडरिक और मिसर ने की थी भाई खोज, ठीक है।
और जो ये संरचना है इसकी, जैसे कि इसकी जो संरचना होती है, मैंने आपको भी बताया था ना कि इसकी संरचना आती है इसकी, वो दो कुंडलित होती है, दो ही कुंडलित संरचना होती है भाई इसकी, ठीक है। तो दो ही कुंडलित हो जाएगी भाई, ठीक है। इसकी संरचना जो है वो दो ही कुंडलित हो जाती है। और सबसे ज़रूरी एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम फैक्ट की बात करें तो ये पहले नंबर का था आपका। दूसरे नंबर का हम फैक्ट बात करें तो माता पिता की पहचान के लिए भाई क्या करते हैं, डीएनए टेस्ट होता है। माता पिता की अगर पहचान की जाती है तो उसके लिए क्या होता है, डीएनए टेस्ट होता है, ठीक है। और जो ये द्वि कुंडलित संरचना है ये किसने दी थी, अगर पूछा जाए तो द्वि कुंडलित संरचना किसने दी थी, तो भाई ये किसने दी थी, ये वाटसन और क्रिक ने दी थी। अगर पूछा जाए कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने दी थी तो आपको बताना है वाटसन व क्रिक ने दी थी। किसने दी थी, वाटसन व क्रिक ने दी थी, ठीक है। ये आपको अच्छे से बता देना है। उसके बाद तो इसके बारे में यहाँ पे इतने कंप्लीट है। तो आरएनए के बारे में भी पढ़ लेते हैं साथ साथ कि आरएनए भी अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए आरएनए का, तो आरएनए के बारे में भी मैं साथ साथ में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 पे आरएनए का जो नंबर 1 का फैक्ट है कि जो इसकी खोज की थी वो भी इसकी खोज जो है आरएनए की भी खोज फ्रेडरिक मिसर ने की थी, ठीक है, जो कि मैं अभी आपको बताया है, फ्रेडरिक मिसर ने की थी। और अगला इसका नेक्स्ट फैक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि इसमें जो है ये मोनोसैकेराइड होता है, इसमें डीएनए और आरएनए दोनों, ठीक है। और ये एक कुंडलित कुंडलित संरचना है भाई। तो ये जो है एक कुंडलित संरचना है, एक कुंडलित मॉडल है। और जो हो जाएगी एक आपकी एक कुंडलित हो जाएगी, ठीक है। इसका जो मॉडल है वो एक कुंडलित है। उसका काम क्या होता है, आरएनए काम होता है प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है, प्रोटीन निर्माण। इसका काम होता है भाई क्या, प्रोटीन निर्माण होता है, ठीक है। नोट कर लेना भाई, क्या हो जाता है, प्रोटीन निर्माण हो जाएगा। तो सारे भाई याद करते हुए चलेंगे। और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, आप समझ भी रहे होगे चीज़ें जो मैं आपको करा रहा हूँ बेहतरीन तरीके से। तो आरएनए के बारे में आपने पढ़ लिया। तो वैसे अगर आरएनए के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, बट जो इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको करा रहा हूँ। एक यहाँ पे डीएनए से रिलेटेड आपको लिखना है। डीएनए से रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। डीएनए जो होता है लाइगेज, डीएनए को जोड़ने वाला क्या होता है, अगर पूछा जाए डीएनए को डीएनए से कौन जोड़ता है, वो जोड़ता है लाइगेज एंजाइम। क्या जोड़ता है, लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम होता है जो जोड़ता है भाई, ठीक है। ये आपको नोट करना है, लाइगेज एंजाइम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे आ रहा है जिसमें हम बात करें आरएनए का पूर्ण रूप आपसे पूछा जाए तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल आप बता देंगे, क्या हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक अम्ल आपको बिल्कुल बता देना है। और आरएनए जो होता है मैं आपको बता, नाइट्रोजनस अक्षर होता है, ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा भी होगा एडिनिन, गवानीन, यूरेसिल, साइटोसिन, ये आपने पढ़ा भी होगा। ए बराबर यू, आपने ये चीज़ें पढ़ी होगी ना, ए बराबर यू, बट ये पूछा नहीं जाता है, ये एडवांस लेवल हो जाता है थोड़ा सा, यू बराबर ए। तो ये मैं चीज़ें आपको नहीं बताना चाहूँ क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा एडवांस है इसलिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको कराता हूँ। एक चीज़ यहाँ पे लिखेंगे आप, ये भी इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको कराऊंगा। जीन के बारे में यहाँ पे पूछेगी, अगर आपसे पूछा जीन के बारे में आपसे पूछा जाए तो जीन के बारे में बताता ना। डीएनए का जो खंड डीएनए के खंडों को जीन कहते हैं। डीएनए के जो छोटे छोटे खंड होते हैं ना, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, तो डीएनए के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, डीएनए के खंडों को जीन कहते हैं। अब पूछा जाए डीएनए के खंडों को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद कर लेना, मैं ऐसे करा दूंगा आपको। चलिए उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जिसमें पादप कोशिका के बारे में पूछा है। पादप कोशिका में राजधानी कहाँ होती है, ये मध्य भाग में होती है, ठीक है। ऐसे बीच का जो भाग हो ना, ये यहाँ पे बीच में मिलेगी आपको, ठीक है, मध्य में मिलेगी आपको, ठीक है, साइड में, एक साइड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। किडनी का कार्य क्या होता है भाई, किडनी का काम क्या करता है, ब्लड शुद्ध रक्त शुद्ध करना होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, रक्त को जो है ना शुद्धिकरण करती है रक्त का, ठीक है। जैसे आपको पता है एक तो होता है शुद्ध रुधिर, ठीक है, एक होता है अशुद्ध रुधिर, ठीक है। जिसे मैंने आपको बताया था धमनी शिरा का क्या काम होता है, वो मैंने आपको बताया था ना पिछले वाली क्लास में, तो उसी से रिलेटेड है भाई ये चीज़ें। तो क्लास जो बताता हूँ ना कराता हूँ वो चीज़ें आप बिल्कुल करो। एक ही क्लास में मैं चीज़ें 2 बार रिपीट नहीं कराऊंगा, क्योंकि बार बार वही चीज़ें कराऊंगा तो क्लास में फ़ायदे क्या होगा, नहीं। अगला क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में कौन सा एंजाइम होता है, लार में होता है एमाइलेज। कौन सा हो जाएगा, एमाइलेज हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पित्तरस का कार्य क्या होता है, पित्तरस का काम होता है भाई वसा का पाचन करना। क्या काम करता है भाई, पित्तरस करता है वसा का पाचन।
यहाँ पे हम जो है ना पितरस के बारे में जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो पितरस होता है इसको बोलते हैं हम बाइल जूस। क्या बोलते हैं इसको? हम बाइल जूस बोलते हैं, JUIC, बाइल जूस बोलते हैं। और इसके बारे में यहाँ पे जितने भी फैक्ट कराऊंगा ना सारे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे लिखना है आपको इसको, इसका रंग पूछा जा सकता है कि पितरस का रंग कैसा होता है। इसका रंग होता है पीला हरा। कैसा होता है? पीला हरा रंग होता है भाई इसका, ठीक है। कैसा होता है? पीला हरा रंग होता है। और ये किस कारण होता है? जो बिलिरुबिन होता है, एक पिगमेंट होता है बिलिरुबिन, इसके कारण होता है इसका पीला रंग, लिख लेना। और ठीक है, और इसके वजह से जो रोग की बात करें, रोग हो जाता है इसमें घरेलू पीलिया। क्या हो जाता है? घरेलू पीलिया। अगर ये ज़्यादा हो जाए, मतलब पीला रंग अगर ज़्यादा हो जाए, अगर इसकी अधिकता हो जाए, मैं आपको लिखना चाहूँ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वही लिखना चाहता हूँ आपको। जो इसकी अगर अधिकता हो जाए, अगर अधिकता हो जाए तो आपको रोग हो जाएगा घरेलू पीलिया। क्या हो जाएगा? घरेलू पीलिया रोग हो जाएगा भाई, ये नोट कर लेना भाई, ठीक है। उसके बाद फिर 2 फैक्ट ऐसे बताऊंगा ना जो इंपॉर्टेंट है बेहद। पीला से रिलेटेड आपका जो मूत्र का रंग होता है पीला होता है, वो कौन सा पिगमेंट होता है? यूरोकोरम होता है। कौन सा होता है? यूरोकोरम होता है, इसके कारण होता है आपका। उसमें अगर आपने देखा, जो आपका मल होता है, मल का जो रंग पीला होता है ना, रंग का मल का रंग जो पीला होता है वो भी इसी कारण होता है। क्या होता है? होता है पिगमेंट होता है, जो मैं आपको बता, बिलीरुबिन, ठीक है। मैं यहाँ पे पिगमेंट का नाम लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ नाम, यहाँ पे बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, ठीक है। आप इसको नोट कर लेना, बिलीरुबिन, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो है ना क्या होता है? पीला रंग होता है। और पीले से रिलेटेड आपको मैंने सारी चीज़ें आपको करा दी, ठीक है। एक पिगमेंट होता है बिलीवर्टिन, और बिलीवर्टिन के कारण होता है हरा रंग, जो मैं आपको बताया ये हरा है ना, वो होता है बिलीवर्टिन के कारण। बिलीवर्टिन के कारण, ये भी लिख लेना आप, बिलीवर्टिन के कारण। किस कारण होता है? बिलीवर्टिन के कारण होता है भाई, ठीक है। चलिए, ये आपने कर लिया। दूसरा यहीं से इम्पोर्टेंट हो जाएगा, अगर आप जो है शराब का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते हो तो भाई आपको क्या रोग हो जाएगा? अगर आप शराब का ज़्यादा सेवन करोगे तो आपको हो सकता है यकृत सिरोसिस, लीवर सिरोसिस आपको हो सकता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं यकृत सिरोसिस हो सकता है आपको, सिरोसिस, ठीक है। ये बीमारी आपको हो सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए, और एक बात पूछे जा सकते हैं, चलो वो तो बाद में हो जाएगी, क्योंकि अगर क्लास अभी बहुत कुछ पढ़ाना है आपको क्लास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल का रासायनिक बंध किस प्रकार का होता है? वो होता है सहसंयोजक, ठीक है। कैसा होता है? सहसंयोजक होता है। जल का पूछा जा रहा है तो वो होता है सहसंयोजक, ठीक है। इस तरीके से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है फिर आपकी स्क्रीन पे, गैसों का प्रसार किस कारण होता है? गैसों का प्रसार किस कारण होता है? वो होता है अणुओं की गति के कारण होता है। किस कारण होता है गैसों का प्रसार? होता है अणुओं की गति, ठीक है। क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक आपको बताना है, क्या होता है? क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक होता है Cl, ठीक है। चलिए, अगर इसके बात करें तो क्लोरीन पे अगर आपको C17 और Cl1735, ठीक है। यहाँ पे अगर आप उससे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन की संख्या बताओ कितनी हो जाएगी, तो न्यूट्रॉन की संख्या 18, और ये हो जाएगा आपका परमाणु क्रमांक, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यहाँ पे आपकी जो हो जाएगी 17 हो जाएगी। नाइट्रोजन का रासायनिक प्रतीक आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा कितना? N हो जाएगा। और वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट पूछा जाए तो 78% हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? एक होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, देखो 1H1, 1H2, 1H3, इस तरीके से। तो हाइड्रोजन का पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है? परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है, ठीक है। आपने देख लिया कितना है? 1 है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आपसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का पूछा जाए तो परमाणु क्रमांक जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये होता है परमाणु क्रमांक। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है, और यही आपकी प्रोटॉन की संख्या भी बताता है। और ये अगर आपसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछा जाए तो 16 में से 8 घट जाएगा, यानी कि द्रव्यमान संख्या में से P माइनस आपका जो है यहाँ पे, और M माइनस द्रव्यमान संख्या में से आपको जो है यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या घटा देनी है, ठीक है। तो आपकी आ जाएगी कितना? 8 यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे, अगर प्रोटॉन पूछा जाए वो भी 8 है, इलेक्ट्रॉन पूछा जाए 8 है, न्यूट्रॉन पूछा जाए वो भी आपकी 8 ही हो जाएगी, इस तरीके से भाई, ठीक है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विद्युत धारा का सूत्र क्या है? ये मैं आपको करा चुका हूँ, आई बराबर V/R, ठीक है। विद्युत धारा का सूत्र मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ से आप 3 मान निकाल सकते हो, यहाँ से आप जो है I भी निकाल सकते हो, यहाँ से R बराबर V/I भी आप निकाल सकते हो, या आप यहाँ से विद्युत विभवांतर निकालना चाहते हो तो V बराबर IR भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, ऐसे, ठीक है भाई।
चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, प्रकाश का अपवर्तन किस नियम से होता है भाई? ये स्नेल के नियम से होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह हो जाएगा यहाँ पे चंद्रमा। कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा जी हो जाएगी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? चंद्रमा पर वायुमंडल इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है, इसलिए नहीं है। रेडियो तरंगे किस प्रकार की तरंगे है? ये हो जाएगी विद्युत चुंबकीय, ये हो जाएगी विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या हो जाएगी? विद्युत चुंबकीय तरंगे। टारगेट 50 क्वेश्चन करने का है तो 50 क्वेश्चन ही करेंगे मेरे भाई, क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा मैं। सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी हो जाएगी? क्रोमियम हो जाएगी, क्रोमियम सबसे कठोर धातु यहाँ पे हो जाएगी। हीरा किसका पर रूप है? तो हीरा हो जाएगा कार्बन का। और कोयला किसका रूप है? ये भी आपका कार्बन का हो जाएगा। ठीक है, तो अगला है यहाँ पे क्वेश्चन आपका, पेट्रोलियम किससे बना होता है? तो पेट्रोलियम बना होता है हाइड्रोकार्बन से। किसके बना होता है भाई? ये बनते हैं हाइड्रोकार्बन से। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है आपकी उस स्क्रीन पे 190वां क्वेश्चन है, उर्वरक में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? ये होता है नाइट्रोजन। सबसे जरूरी क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। पत्तियों का पीला रंग होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय किस प्रकार पंप करता है? ये पेशिया पंप करता है भाई, पेशिया पंप करता है, अस्थियों पेशियों से पंप करता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, रक्त का रंग नीला क्यों दिखाई देता है हमें? वो क्यों दिखाता है? वो प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है भाई। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। और रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है, ये भी आपको बताया था मैंने, बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, और इससे रिलेटेड रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। जितने भी क्वेश्चन रक्त से रिलेटेड है वो सारे इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताए भी थे कि आपको एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी चीज़ें यहाँ पे रक्त में हमारे शरीर में रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, आगे बढ़ेंगे। तो शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये हो जाएगा घेंगा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाएगा? घेंगा रोग हो जाता है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर होता है? द्रव्यमान। और सूत्र वगैरह आ गया, जैसे मैंने आपको कल फिजिक्स में कराए भी थे, F बराबर m गुणा ए, द्रव्यमान बराबर आपका जो द्रव्यमान गुणा आपका द्रव्यमान हो जाएगा, यहाँ पे त्वरण हो जाएगा m गुणा ए, F बराबर m गुणा ए। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ओजोन परत में छेद का कारण क्या है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, इसका जो नाम है वो लिख लेना, पूछा जा सकता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसके वजह से क्या हो रहा है भाई? ओजोन परत में जो है वो छेद इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मलेरिया से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? ये एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। किससे फैलता है भाई? एनोफिलीज मच्छर होता है, उसके कारण जो है ये फैलता है। 99वां क्वेश्चन है, प्लास्टिक किस प्रकार का बहुलक है? प्लास्टिक जो है वो कृत्रिम बहुलक हो जाएगा। कैसा बहुलक है? कृत्रिम बहुलक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे संवेदनशील जो अंग हो जाएगा वो हो जाएगा हमारी स्किन। क्या हो जाएगा? हमारी स्किन, हमारी त्वचा हो जाएगी। ठीक है, ये आपको समझते हुए चलना है। कोई आपका डाउट, कुछ भी आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल आप बेधड़क होकर अपना कमेंट करो, उसका आपका रिप्लाई दिया जाएगा। क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया क्लास बताने की ज़रूरत नहीं है, जो समझदार है वो सारा ही समझ जाएगा। बस फालतू चीज़ें हम आपको पता है क्लास में नहीं कर रहे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको करा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन आप करोगे तो आप खुद एग्जाम में बैठोगे तो आप देखोगे कि हाँ यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, बार बार यही चीज़ें, यही क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। तो सिलेक्शन लेना चाहती है तो मेरे साथ जुड़ के आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।